हम एमसीक्यूज कर रहे थे। ये एमफिल एडमिशन वाले जो डीवीएम का बुकलेट। सर्जरी के हमने एमसीक्यूज शुरू किए थे। इसके शायद ये 10 तक किए थे हमने। ये वाला क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में। क्लास भी 10 दिन के बाद आए होप के हो रही है। स्क्रीन वगैरह क्लियर है सामने हेडफोन। चलो ओके ओके ओके। चलो 11 नंबर क्वेश्चन से करते हैं आज का। डीकला इज आल्सो नोन एज गाल। अभी डीकला किसे कहते हैं? सर्जिकल रिमूवल ऑफ नेल्स या क्लास, ये केट्स में होते हैं ना। उस सर्जिकल रिमूवल को कहा जाता है डी क्ला। ठीक हो गया। या क्लास वगैरह जो ये कॉमनली प्रेफरेबल होते हैं केट्स में, तो उस कंडीशन को कहा जाता है डी क्लास। सही है। तो कह रहा है कि इसको और क्या कहा जाता है? ऑर्किडेक्टोमी, ऑनकी, ओवरियोस्टेरोएक्टोमी एंड ओनिकोटोमी। तो याद रखिएगा, आपको मैंने एक वर्ड बताया हुआ है कि जब भी सर्जिकल रिमूवल की बात है, अभी डीकला कहा जाता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ नेल्स। तो क्या कर रहे हैं? सर्जिकली रिमूवल कर रहे हैं। तो जब भी सर्जिकल रिमूवल का वर्ड आ जाए, तो उसमें एक सफिक्स आपको बताया था एक्टोमी वाला। ठीक है। यहाँ पे आपने डिक्ला में ये ओनिको वर्ड यूज किया जाता है। ये दोनों यूज मौजूद है ऑप्शन में, बी भी है डी भी है। बट आप डी में देखेंगे कि टोमी का वर्ड है। टोमी का वर्ड यूज किया जाता है सर्जिकल इंसिशन के लिए। किसी भी बॉडी पार्ट को जब इंसिशन दिया जाता है सर्जिकली, उसके लिए टोमी वर्ड यूज किया जाता है। जैसे नेफ्रोटोमी और नेफ्रोएक्टोमी हमने पढ़ा था। ठीक है। तो ये यहाँ पे ना इसने आंसर की में इसको डी कर दिया है, बट ये ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन होगा ओनिकोटोमी। ओ सॉरी, ओनिको एक्टोमी। एक्टोमी वर्ड जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ किसी भी चीज का हो। तो ओनिको वर्ड जो होता है ये यूज होता है नेल्स के लिए या डी क्लास के लिए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, जो आपने याद रखना है जब भी अगर आ जाए ये डी क्ला वगैरह का। बट ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, क्लियर होना चाहिए। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन सर्जरी का क्या है आज का? कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्लीटली रिमूव्ड इन ओएचई। ओएचई के दौरान कौन सा कंप्लीटली रिमूव नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन क्या है? कि ब्रॉड लिगामेंट, ओवरीज, यूट्राइन हॉर्न्स, ओविडक्ट। तो आपने याद रखना है, आप सबको वैसे भी पता हुआ है ओएचई जब भी किया जाती है सर्जिकल रिमूवल क्या होता है? ओवरीज को भी रिमूव किया जाता है, यूट्रस को भी रिमूव किया जाता है। तो अभी उसमें और यूजुअली पार्ट्स होते हैं ओवरीज के, ओविडक्ट वगैरह, तो ये भी रिमूव हो जाते हैं। तो इसमें क्या चीज कंप्लीटली रिमूव नहीं की जाती? वो होती है ब्रॉड लिगामेंट। आपने याद रखना है। सही है। असद, वेरी गुड, यस। ब्रॉड लिगामेंट जो होता है ये रिमूव नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। जो लिगामेंट होता है कनेक्ट करता है यूट्रस को एब्डोमिनल कैविटी के साथ ना। तो इसको कंप्लीटली रिमूव नहीं किया जाता है। जो है ना, तो आपने याद रखना है जब भी ये क्वेश्चन आ जाए। वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ब्रॉड लिगामेंट जो है ये कंप्लीटली रिमूव नहीं किया जाता, क्योंकि ये सपोर्टिंग होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि 13 नंबर, इन्यूक्लेशन में बी रिक्वायर्ड टू करेक्ट। इन्यूक्लेशन क्यों की जाती है? किस चीज को करेक्ट करने के लिए? थर्ड आइलेट प्रोलेप्स, पिनाइल प्रोलेप्स। उसके बाद प्रोपटोसिस ऑफ आई, आरएल हेमाटोमा वगैरह। तो याद रखिएगा अभी क्या होती है। थर्ड आइलेट प्रोलेप्स जी नहीं होता है। थर्ड आइलेट प्रोलेप्स के लिए इन्यूक्लेशन किसे कहते हैं? जो आई बाल होती है ना, आई में आई बाल होती है, उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। ठीक है। ताकि जो आई वगैरह डैमेज हो चुकी है या ब्लाइंड कंडीशन है, पेनफुल, जिसमें कोई और चारा नहीं है, तो उसमें ये न्यूक्लिएशन की जाती है। तो ये की जाती है, आपने याद रखना है, प्रोपटोसिस ऑफ आई। अब ये क्या होता है? ये प्रोट्रूशन हो जाती है आई की।
आउट ऑफ सॉकेट जिसे कहा जाता है। तो ये ट्रामा वगैरह कंडीशन होती है डाग में, तो उससे ऑप्टिक नर्व्स वगैरह डैमेज हो जाती हैं, या कॉर्नियल का डैमेज हो जाता है, उससे प्रोपटोसिस ऑफ आई। तो मोस्ट कॉमनली इसको करेक्ट करने के लिए न्यूक्लिएशन की जाती है। ठीक हो गया। थर्ड आईलेड प्रोलैप्स जो है ना, विदाउट सर्जिकल या आई रिमूवल क्लियर हो सकता है, जैसे चेरी आई कंडीशन कहा जाता है। थर्ड आईलेड प्रोलैप्स, तो एक बच्चे ने कहा है कि थर्ड आईलेड प्रोलैप्स क्यों ली, तो वो आप आई को रिमूव नहीं करते उसमें, सही है। थर्ड आईलेड प्रोलैप्स वो करेक्ट हो जाता है ऐसे न्यूक्लिएशन के अलावा। बट प्रोपटोसिस ऑफ आई जो होता है ना, ये सेवियर कंडीशन होती है आई की, इसमें जो है ना न्यूक्लिएशन की जाती है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ आई किया जाता है। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है, जब भी क्वेश्चन आ जाए इस फॉर्म में तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नेफ्रोएक्टोमी रिफर्स टू, ये वह अभी भी ऊपर मैंने बताया था, ये क्वेश्चन वीओ में आ चुका है 2023 में, पोल्ट्री के पेपर में आया था। नेफ्रोएक्टोमी सेम एमसीक्यूज आया था। तो एक्टोमी वर्ड आपने याद रखना है, सफिक्स में किसके लिए यूज किया जाता है, रिमूवल के लिए, सर्जिकल रिमूवल के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले आपने ये वर्ड याद रखना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन क्या है कि इंसिशन इंटू किडनी, अभी इंसिशन की बात है पहले ऑप्शन में, तो फिर हमारे पास टोमी होना चाहिए था, एक्टोमी नहीं होना चाहिए था। ठीक है। बी ऑप्शन है रिमूवल ऑफ किडनी, रिमूवल ऑफ ट्यूमर फ्रॉम द किडनी, बायोप्सी ऑफ किडनी। तो क्या होता है, रिमूवल ऑफ किडनी को सिंपली कहा जाता है नेफ्रोएक्टोमी। ठीक हो गया। और इंसिशन इंटू किडनी को कहा जाएगा नेफ्रोटोमी। सही है। तो ये आपने दोनों याद रखने। एक्टोमी वर्ड हमेशा सर्जिकल रिमूवल को कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुचर मटेरियल प्रेजिस्ट इन द बॉडी फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। कौन सा सुचर जो है ना मटेरियल है वो बॉडी में जो रहता है काफी टाइम तक प्रेजिस्ट रहता है। तो ऑप्शन क्या है, पेलिडॉक्सोनोन, ए नहीं होगा भाई, प्रोलीन, क्रोमिक एडगट, वेक्ट्राइल। तो प्रोलीन जो होता है, प्रोलीन नॉन एब्जॉर्बल सुचर मटेरियल है। ठीक है, ये आपने याद रहे। तो ये बॉडी में लॉन्ग टाइम के लिए जो क्या करता है, प्रेजिस्ट करता है प्रोलीन। ठीक है, प्रेजिस्ट करता है लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये आपने याद रखना है प्रोलीन, और ये नॉन एब्जॉर्बल सुचर मटेरियल होता है। ठीक है। पॉलीडेक्सोनोन जो होता है ये एब्जॉर्बल स्विचर होता है, ये भी लास्ट करता है सेवरल मंथ, बट ये एब्जॉर्ब हो जाता है इवेंचुअली। बट लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है प्रोलीन का, जो आपने याद रखना है, ये नॉन एब्जॉर्बल है, ये आपने जरूर याद रखना है। सही हो गया। उसके बाद कौन सा एमसीक्यूज है जहां से जो हमने याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन के which suture pattern is commonly used to close the skin of cattle following rheumatome। कौन सा सुचर मटेरियल, यहाँ पे भी पूछा गया है। र्यूमिनोटोमी क्या होती है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं जो है ना वहाँ पे सर्जरी की क्लासेस में। तो यहाँ पे कौन सा सुचर पैटर्न पूछा जा रहा है हमसे, क्या है, सिंपल इंटरप्टेड है, सिंपल कंटिन्यूअस है, इंटरप्टेड हॉरिजेंटल है, कंटिन्यूअस हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है, ये भी शायद वीओ 20 में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, यहाँ से कॉपी पेस्ट था, ये आप देख लीजिएगा, मैंने काफी दफा दिखाया हुआ है। बट जो मुझे याद आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सही। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है इस बुकलेट के हवाले से, क्योंकि जब क्वेश्चन निकलेगा यहाँ से तो आंसर की भी यहाँ से ली जाएगी। तो जहाँ पे गड़बड़ होती है, कुछ मिस्टेक होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब भी र्यूमेटोमी का केस होगा केटल में, उसकी स्किन को क्लोज करने के लिए कौन सा पैटर्न फॉलो किया जाता है, कंटिन्यूअस हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। सही हो गया। कौन सा यूज किया जाता है, कंटिन्यूअस हॉरिजेंटल मैट्रिक्स पैटर्न यूज किया जाता है। तो वो क्या होती है, स्ट्रांग स्किन, र्यूमेटोमी के दौरान क्या होता है, स्किन जो होती है ना केटल की, वो वेरी थिक होती है, या अंडर टेंशन इसको कहा जाता है। तो इसको कंटिन्यूअसली हॉरिजेंटल मैट्रिक्स के पैटर्न में यूज किया जाता है, ताकि उसका होल्ड स्ट्रांग किया जा सके, वाउंड टेंशन वगैरह ना हो। ठीक है। तो लार्ज एनिमल की जब भी सर्जरी की जाती है तो उसके स्किन को जो है ना ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाता है क्लोज करने टाइम, ताकि उसमें फिर दोबारा वाउंड वगैरह ना हो। तो यह कंटिन्यूअस हॉरिजेंटल, ये एक पैटर्न होता है जिसकी मदद से रिमेनोटोमी में सुचरिंग की जाती है। तो ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का,
19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम डिस्कस कर लेते हैं पेपर के हवाले से। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट कैन बी यूज्ड एज बोथ एन एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। ठीक हो गया। तो एंटीसेप्टिक भी यूज होता है और डिसइंफेक्टेंट दोनों मैंने बता दिए। एंटीसेप्टिक किसे कहा जाता है, जो लिविंग टिश्यूज या स्किन में जो माइक्रोब्स वगैरह को आप रिमूव करते हैं उसको एंटीसेप्टिक कहा जाता है। और डिसइंफेक्टेंट किसे कहा जाता है, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं या नॉन लिविंग टिश्यूज और सरफेसेस होते हैं, वहां पे जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उसको रिमूव करने के लिए जो चीज यूज की जाती है उसको डिसइंफेक्टेंट कहा जाता है। तो वो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा एजेंट है जो एंटीसेप्टिक भी यूज होता है और डिसइंफेक्टेंट भी यूज किया जाता है। क्वांटरी अमोनियम कंपाउंड है, मर्क्यूरिक कंपाउंड है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, फॉर्मल्डिहाइड है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि कौन सा आंसर होगा। यहाँ पे आपने याद रखना है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यह वाहिद कंपाउंड होता है जो दोनों उसमें यूज किया जाता है, मतलब एंटीसेप्टिक फॉर्म में भी डिसइंफेक्टेंट फॉर्म में भी यूज किया जाता है। मतलब एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यूज हो गए ना, तो स्किन वगैरह पे इंजेक्शन वगैरह या सर्जरी वगैरह से पहले एंटीसेप्टिक्स किए जाते हैं, तो उसमें भी ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के कंपाउंड आप यूज कर सकते हैं। यहाँ जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सरफेसेस हैं, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों में यूज किया जा सकता है। अमोनियम कंपाउंड मोस्टली जो होते हैं, ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है ये डिसइंफेक्टेंट होते हैं, ठीक है। मर्क्यूरियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये टॉक्सिसिटी लिमिट को यूज करने के लिए होता है, बट ये ज्यादातर दोनों में यूज किया नहीं जाता। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज होता है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है ये दोनों फॉर्म में यूज किया जाता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, 23rd। अभी ये ना मैंने क्वेश्चन बताए भी थे सर्जरी में, कुछ आपको बताए थे एब्जॉर्बल और नॉन एब्जॉर्बल। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट ये कॉपी पेस्ट हो सकता है, इसलिए ये करवा रहा हूँ, वरना आपको एब्जॉर्बल और नॉन एब्जॉर्बल सुचर के नाम तो रहे जहन में बिठाने। तो वो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन ऐसे निकले हुए हैं जिसमें उसने नाम चेंज किए हुए हैं, तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्जॉर्बल सुचर मटेरियल, ठीक है। कौन सा है इसमें, पॉलीडेक्सानोन है, प्रोलीन, सिलिक कॉटन। प्रोलीन ऊपर बता दिया था ये नॉन एब्जॉर्बल है, सिलिक कॉटन ये सारे नॉन एब्जॉर्बल है। पॉली पॉलीडेक्सानोन जो होता है ये क्या होता है, ये एब्जॉर्बल स्ट्रक्चर मटेरियल होता है। ये आपने सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया जाता है बट ये एब्जॉर्बल होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। बाकी प्रोलीन क्या होता है, ये होता है नॉन एब्जॉर्बल है, सिलिक नॉन एब्जॉर्बल है, कॉटन भी आपको पता है नॉन एब्जॉर्बल है। तो अगर इस फॉर्म में डायरेक्ट ये ऑप्शन कॉपी पेस्ट होते तो आपने याद रखना, वरना एक दफा ये क्वेश्चन आ चुका है उसमें केटगट ऑप्शन में दिया था उसने, सही है। क्रोमिक केटगट वो तो सिंपल था, बट इस फॉर्म में भी ये दे सकता है, तो आपको ये पता हो पॉलीडेक्सानोन जो है ये एब्जॉर्बल स्विचर मटेरियल है यहाँ से, अगर ये क्वेश्चन हो। 24 क्वेश्चन क्या है कि विच फैक्टर विल नॉट इन्फ्लुएंस हाउ रिपीटेडली सुचर मटेरियल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। मतलब कौन सा फैक्टर है जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके से बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है सुचर मटेरियल्स को। तो कौन सा फैक्टर होता है, ऑप्शन क्या है, एज ऑफ पेशेंट, पेशेंट की प्रेजेंस ऑफ इंफेक्शन, लोकेशन ऑफ सुचर, द कंपोजिशन ऑफ सुचर मटेरियल। तो वो कौन सा होता है जिसका जो इन्फ्लुएंस नहीं करता है कि वो कितना बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो होती है एज ऑफ पेशेंट। ये इन्फ्लुएंस नहीं करता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, पेशेंट एज जो है वो सिग्निफिकेंटली डिटरमाइन नहीं करती है एब्जॉर्प्शन की स्पीड सुचरिंग की। ये करेक्ट ऑप्शन होता है। बाकी इन्फेक्शंस की प्रेजेंस जो होती है ये इन्फ्लामेशन वगैरह इंक्रीज करवाती है, तो वो एब्जॉर्प्शन वगैरह को या सुचर्स को वीक भी कर सकती है, स्पीड अप भी कर सकती है। ठीक है, लोकेशन भी सुचर की ज्यादा एब्जॉर्बल या फास्टर कर सकती है, जैसे माउथ एब्जॉर्ब फास्ट करता है, सही हो गया। कंपोजिशन उसमें क्या क्या मटेरियल्स हैं वो भी सुचर को जो है ना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन को, बट एज ऑफ पेशेंट एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। तो ये कभी कभी एक्सेप्ट और नॉट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए ये भी बता दिया क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ कंटामिनेटेड सर्जरी। तो कौन सी है जो कंटामिनेटेड सर्जरी कंसीडर नहीं की जाती है। ऑप्शन क्या है वो हम देखते हैं कि एनल सैक रिमूवल, डेंटल एक्सट्रैक्शन, इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस, गेस्ट्रोटोमी। तो वो कौन सी सर्जरी है जो कंटामिनेटेड तस्लीम नहीं की जाती है, ये आपने याद रखें। तो वो होती है एनल
सेक रिमूवल जो होती है ये कंटामिनेटेड सर्जरी कंसीडर नहीं की जाती। तो कंटामिनेटेड सर्जरी जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वगैरह ओपन होता है, ये आपने याद रखना है। ओरल कैविटी कंटामिनेशन हो, इन्फेक्शन या डर्टी एरियाज हो, उसको कंटामिनेटेड सर्जरी कहा जाता है। जो उसमें हायर इन्फेक्शन के रिस्क के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एनल जो सेक रिमूवल होता है उसमें क्लीन एंड कंटामिनेटेड कंट्रोल्ड प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो वो कंटामिनेटेड सर्जरी में कैटेगराइज नहीं होता है। तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद आते हैं, उसके बाद क्वेश्चन क्या है। 29 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट हैज बीन एसोसिएटेड विद काजिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन केट्स। केट्स में कौन से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं, उसके लिए कौन सा एजेंट इन्वॉल्व होता है? क्या ऑप्शंस में, क्लोरी हेक्सिडाइन, पोविडाइन आयोडाइन, अमोनियम कंपाउंड, हेक्साक्लोरोफेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कौन सा कंपाउंड है जो केट में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देता है, तो वो होता है डी ऑप्शन, हेक्साक्लोरोफेन। हेक्साक्लोरोफेन फिनोल की तरह डिसइंफेक्टेंट होता है, कंपाउंड होता है, तो ये भी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होके टॉक्सिक होता है कैट्स एंड यंग एनिमल्स में। ठीक है, तो इससे क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिकल साइंस आते हैं केट्स में, या सीएनएस में कोई टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो अगर पूछा जाए केट्स में कौन सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ये क्वेश्चन आ जाए, हेक्साक्लोरोफेन आपने याद रखना। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन देख ले। साइट फॉर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इन एक्वाइंस इज बिटवीन। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्या कौन कहाँ पे एनेस्थीसिया ये दी जाती है, जहाँ पे टेल वगैरह को या हाइंड क्वार्टर जो है उसको आप उसकी सेंसेशन को बिला करते हैं, तो उसमें ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दी जाती है। ताकि टेल वगैरह की सर्जरी है, पेरिनियल ऑपरेशन है। ठीक है, तो वहां पे ये की जाती, तो कहाँ पे ये किस चीज को वहां पे जो है ना साइड कौन सी प्रेफरेबल होती है, हॉर्सेस में या क्वाइंस में? तो ये आपने याद रखना है, कॉक्सिकल वर्टिब्राए को जो है ना ब्लॉक किया जाता है, और उसकी भी फर्स्ट एंड सेकंड कॉक्सिकल वर्टिब्राए। तो ये भी डायरेक्ट एमसीक्यूज आ सकता है इस फॉर्म में, आपने याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि साइड फॉर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कॉक्सिकल वर्टिब्राए, देखें सब में ऑप्शन में है, बट आपने याद रखना है फर्स्ट एंड सेकंड कॉक्सिकल वर्टिब्राए वर्टिब्राए होती हैं। ठीक है, तो ये इजीली टू लोकेट होती हैं एपिड्यूरल जो स्पेसिस वगैरह होती हैं। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। 36 द इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्राइव पिन इन मेडुलरी कैविटी इज कॉल्ड। मेडुलरी कैविटी वगैरह में बोन्स वगैरह को पिन करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? मस्क्यूलेटर, ग्रूव डायरेक्टर, उसके बाद हैंड चंक्स, एक्ट्रोपियन फोर्सेप्स। ये भी इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको पता हो। हैंड चंक्स जो होते हैं ये यूज के आर्थोपेडिक सर्जरी में यूज किया जाता है, ताकि पिंस वगैरह को होल्ड करने के लिए, या बोन्स वगैरह में एक मेडुलरी कैविटी होती है वहां पे इंसर्ट करने के लिए पिन वगैरह को, तो उसमें हैंड चक्स यूज किए जाते हैं। तो ये भी अगर पूछा जाए तो पिन वगैरह मेडुलरी कैविटी में डालने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? हैंड चक्स यूज किए जाते हैं। आपने ये एमसीक्यूज याद रखने। आइडियल टाइम पूछ रहा है कि इलेक्टिव ओवरियो स्टेरोएक्टोमी इन फीमेल डॉग में जो की जाती है उसमें जो है ना कि आइडियल टाइम इसका क्या है, ओएचई क्या होती है, जो है ना आप सबको पता है, ये मैंने काफी दफा बताया। आइडियल टाइम आपने इसका याद रखना है आफ्टर फर्स्ट हीट पीरियड। आफ्टर फर्स्ट हीट पीरियड जो होता है वो इसका पोस्ट प्यूबर्टी जिसको आप कह सकते हैं, ये आइडियल टाइम होता है ओएचई का फीमेल डॉग में। तो ये भी डायरेक्ट अगर एमसीक्यूज आ जाए तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, प्यूबर्टी के बाद फिजियोलॉजिकली मेच्योर भी होगा, और जो है ना कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होंगे, हार्मोन वगैरह की डेवलपमेंट अच्छी होगी, इसलिए तो आफ्टर हीट पीरियड जो है ना ओएचई का आइडियल टाइम है। ये इसमें वेरिएशन हो सकती है, आइडियल टाइम है। तो ये भी जब भी एमसीक्यूज में आ जाए तो कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, द बेस्ट 39 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। द बेस्ट इंसिशन साइट फॉर रिमूविंग पप्स फ्रॉम यूट्रस ड्यूरिंग सी सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन जो होता है
जिसमें पप्स वगैरह या जो यंग वंस होते हैं उसको रिमूव किया जाता है। तो उसमें इंसिशन कहाँ पे दिया जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से जो आपने याद रखना है। कहाँ पे दिया जाता है? बॉडी ऑफ यूट्रस में दिया जाता है। सी सेक्शन डायस्ट्रोकिया में डन किया जाता है जब भी डिफिकल्टी इन बर्थ होती है, तो सी सेक्शन परफॉर्म किया जाता है। जो पपीज वगैरह होते हैं उसको रिमूव किया जाता है यूट्रस से सर्जिकली। तो इसकी बेस्ट इंसिशन साइज क्या होती है? यूट्रस, यूट्राइन बॉडी जिसको कहा जाता है, या बॉडी ऑफ यूट्रस। सही हो गया। ये आपने याद रखना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू से डायरेक्ट आ सकता है पेपर में। कैंसिशन कहाँ पे दिया जाता है? बॉडी ऑफ यूट्रस में दिया जाता है। यूट्रन हॉर्न्स जो होते हैं उसकी टिप पे नहीं दिया जाता, या सेंटर ऑफ यूट्राइन हॉर्न्स पे भी नहीं दिया जाता, सर्वेक्स पे भी नहीं दिया जाता। ये आपने याद रखना। बॉडी ऑफ यूट्रस याद रखना। उसके बाद ये देखें, फिर क्वेश्चन आ गया कि विच इज एन एब्जॉर्बल सुचर मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग। इसमें देखें ऑप्शन अलग अलग चेंजेस हैं, इसलिए पहली पॉलीडेक्सानोन वहां पे बताया था, यहाँ पे भी देख लें। लेनिन है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड है, वेटाफिल है, सिलिक वर्म गर्ड वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ से एब्जॉर्बल सुचर मटेरियल कौन सा है? वो है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या होता है? एब्जॉर्बल स्विचर मटेरियल होता है। तो ये आपने याद रखना है। पीजीए भी इसको कहा जाता है। लेनिन जो होता है नॉन एब्जॉर्बल होता है। वेटाफिल जो होता है, जो है ना, ये परमानेंट स्विचर मटेरियल होता है। सिलिक वर्म जो है, ये सिलिक वर्म गट स्विचर, ये भी ट्रेडिशनली सिलिक वर्म्स वगैरह भी नॉन एब्जॉर्बल स्विचर मटेरियल होते हैं। तो यहाँ से पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जो होता है, ये एब्जॉर्बल स्विचर मटेरियल। अच्छा, 46 क्वेश्चन क्या है कि विच नर्व इज ब्लॉक्ड इन एन्यूक्लेशन। एन्यूक्लेशन के दौरान कौन सी नर्व को ब्लॉक किया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एन्यूक्लेशन क्या होती है ऊपर बता दिया था, सर्जिकल रिमूवल ऑफ आई बाल या आईज वगैरह को रिमूव करने को वो कहा जाता है, क्या कहते हैं, एन्यूक्लेशन कहा जाता है। जब आप देखेंगे आई जानवर जो है वो ब्लाइंड हो चुका है, पेनफुल है, आईज डैमेज हो चुकी हैं, तो उसकी आईज को रिमूव किया जाता है, उसको एन्यूक्लेशन कहा जाता है। तो जाहिर है एनेस्थीसिया दिया जाएगा, तो वो कौन सी नर्व को ब्लॉक किया जाता है? तो आपने याद रखना है, जो नर्व ब्लॉक की जाती है उसको कहा जाता है रेट्रो बल्ब्यूलर नर्व ब्लॉक। रेटो रेट्रो बल्बरल नर्व ब्लॉक्स कहा जाता है। जो है ना, ये नर्व्स होती हैं, इसको ब्लॉक किया जाता है बल्बुलर नर्व को। जो है ना, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, इसके बाहर पीछे वाली साइड पे ये नर्व्स होती हैं, रेट्रो बल्बुलर नर्व्स। उसको ब्लॉक किया जाता है ताकि वहां से सेंसेशन खत्म हो जाती है और आइस को रिमूव किया जाता है। सही हो गया। जब भी पूछा जाए न्यूक्लिएशन में, रेट्रो बल्बुलर नर्व को रिमूव किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? अच्छा, 49 ये भी देख लें, ये एजिस वगैरह यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। बेस्ट एज ऑफ इम्प्यूटेशन ऑफ टेल इन डॉग। इम्प्यूटेशन ऑफ टेल को कहा जाता है, इसका टर्म भी याद रख लें, डोकिंग भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? टेल डोकिंग। तो टेल या इम्प्यूटेशन या डोकिंग उसे कहा जाता है जब जो है ना, ये कॉस्मेटिक सर्जरी होती है डॉग पर्पसेस वगैरह में, यंग एजिस में उसके टेल को कट किया जाता है। ठीक हो गया। तो इसकी एज क्या होती है? एट द एज ऑफ 3 मंथ, लेस देन 3 मंथ, मोर देन 3 मंथ, एट द एज ऑफ 1 मंथ। आपने याद रखना है, ये इसकी बेस्ट जो एज है पेपर के हवाले से जो आपने याद रखनी है, लेस देन 3 मंथ। 3 मंथ से भी छोटा होगा डॉग, तो आप उसके टेल को उसकी इम्प्यूटेशन कर सकते हैं या डोकिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये प्रैक्टिकली अप्रोचेबल है। ठीक है, ताकि उसको पेन की परसेप्शन भी कम होगी, हीलिंग भी बेहतर हो जाएगी, ब्लीडिंग भी कम होगी, कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क भी कम होंगे। तो जाहिर है एज बढ़ेगी तो और ज्यादा इश्यूज होंगे डॉकिंग करने में। तो एम्प्यूटेशन ऑफ टेल अगर पूछा जाए तो लेस देन 3 मंथ आपने एमसीक्यूज याद रखना है। ठीक हो गया। 53 क्वेश्चन, कॉस्मेटिक सर्जरी इन वेटनरी साइंस इज डन। कॉस्मेटिक जो सर्जरी होती है वेटनरी में वो क्यों की जाती है, क्या क्या रीजन हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ एनिमल, ठीक हो गया। टू सेटिस्फाई द फैंसी ऑफ ओनर, टू सेटिस्फाई द सेंटिमेंट्स ऑफ ओनर, ऑल ऑफ दिस। तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी जो होती है, ये डिजीज वगैरह या ट्रीटमेंट के लिए प्राइमरली यूज नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये अपीयरेंस या ह्यूमन प्रेफरेंसेस को मॉडिफाई करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी की जाती है। ठीक है, अपीयरेंस वगैरह जैसे देखें, नंबर ए ऑप्शन क्या है? टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ एन एनिमल, मतलब फिजिकल लुक आप चेंज कर दें एनिमल का। टेल डॉकिंग जो हमने ऊपर पढ़ा था, इम्प्यूटेशन कर दें।
एयर क्रैपिंग कर दें, तो यहाँ से क्या होगा, एनिमल की अपीयरेंस थोड़ी बेहतर हो जाएगी। जैसे हम हेयर कटिंग वगैरह करवाते हैं ये वो, तो इससे क्या होती है, अपीयरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस हमें नजर आता है। तो इसको ही कॉस्मेटिक सर्जरी कहा जाता है। सेटिस्फाई ओनर्स फैंसी, ये क्या होता है, मतलब स्पेसिफिक ब्रीड अपीयरेंस है कोई सम ओनर्स की, उसके स्टैंडर्ड को आप मेंटेन करें, तो इसको भी कॉस्मेटिक सर्जरी में कहा जाता है। ओनर्स के सेंटिमेंट्स को भी सेटिस्फाई किया जाता है, तो जो है ना, ताकि कल्चरली या इमोशनली प्रेफरेंसेस दी जाती है ओनर्स को, तो इसमें भी ये भी किसमें आता है, कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है। तो ऑल रीजंस जो है ना ये मौजूद होते हैं वेटनरी साइंस में ड्यूरिंग कॉस्मेटिक सर्जरी, तो ऑल ऑफ दिस करें। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है पेपर में दे दे तो आप एक दो ऑप्शन में परेशान ना हो जाए। उसके बाद 59 क्वेश्चन क्या है कि डिक्टोफाइमा रीनेल वर्म इन्फेस्टेशन इज ट्रीटेड सर्जिकली बाय इंटीरोएक्टोमी, नेफ्रोटोमी, इंटीरोटोमी, गेस्ट्रोटोमी। क्या होता है ये मैंने पैरा में बताया, डिक्टोफाइमा रीनेल जो होता है ये होता है किडनी वर्म ऑफ डॉग। क्या होता है, किडनी वर्म ऑफ डॉग। तो ये किडनी में जब मौजूद होता है तो किडनी से ही रिमूव करेंगे ना इसको सर्जिकली, तो कैसे कहा जाता है, नेफ्रोटोमी। इंसिशन दिया जाता है कहाँ पे, किडनीज में। इंटीरोटोमी इंटेस्टाइन को कहा जाता है, ये आप सबको पता है। गेस्ट्रोटोमी हो गया स्टमक को। नेफ्रोटोमी किसे कहा जाता है, किडनी। किडनी है। और डिक्टोफाइलमा रीनेल जो है ये भी किडनी का वर्म माना जाता है। ठीक होगा, तो ये पूछा जाए तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, 52 ये क्वेश्चन देखते हैं। डॉग शोइंग एब्डोमिनल ब्रीथिंग, शॉर्ट ग्रेस्पिंग ब्रीथिंग, टेक्ड अप एब्डोमेन, द मोस्ट लॉजिकल थिंग टू सस्पेक्ट वुड बी। ये कुछ इसने साइंस दी हुई हैं, बट ये पेपर के हवाले से नहीं है, बट हो सकता है कभी पेपर में आ जाए तो आपको परेशानी ना हो। तो ये देखते हैं क्या क्या साइन दिए। काहे कि ये कौन सी चीज हो सकती है डॉग में, डायफ्रामेटिक हर्निया, इंटेस्टाइनल नमूनिया, लोबर नमूनिया, निमोथोरेक्स। ठीक हो गया, तो ये क्या साइंस होती हैं, एब्डोमिनल ब्रीथिंग। सबसे पहले शॉर्ट ग्रेस ब्रीथिंग, आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा ग्रेस्पिंग करेगा, एब्डोमेन ज्यादा ऊपर हो जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। तो इसमें लंग्स एक्सपेंड नहीं हो पाते क्लियरली। ठीक है, ब्रीथिंग भी प्रॉब्लम होता है, एब्डोमेन अपियर्स होता है या उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। तो ये क्लासिकल साइंस होती है, आपने याद रखना है डायफ्रामेटिक हर्निया की। ठीक है, कि किसकी होती है, डायफ्रामेटिक हर्निया की होती है। जब डॉग वगैरह का कोई एक्सीडेंट हो गया रोड्स में, एब्डोमिनल ऑर्गन्स चेस्ट कैविटी में आ जाते हैं, लंग्स वगैरह कंप्रेस हो जाते, तो इसमें ये साइंस देखी जाती है। जो ये 62 में क्वेश्चन है। ठीक हो गया। द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न सर्जरी फर्स्ट लेड बाय हेलिस्टेड 1960-52, 60-52। तो वो कितने नंबर्स में थे, ये साइंटिस्ट था हेलिस्टेड। ठीक हो गया। ये कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जो है ना सर्जरी। तो सर विलियम हेलिस्टेड इसका नाम था। इसने जो है ना क्या कहते, एक नंबर्स दिए थे सर्जरी करने के लिए, एक प्रोसीजर बताए थे या प्रिंसिपल्स दिए थे, जो थे 8 नंबर्स में। कितने थे, 8 प्रिंसिपल्स इसने बताए थे। ये पूछ रहा है कि वो कितने नंबर में थे, 6 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर। तो 8 नंबर्स मतलब 8 प्रिंसिपल्स इसने बताए थे। याद रखने की जरूरत नहीं है, दो तीन बता देता हूँ, ताकि टिश्यूज को जेंटल हैंडलिंग करेंगे, वहां पे एसेप्टिक टेक्निक्स यूज की जाएगी। उसके बाद ब्लड सप्लाई को प्रिजर्व किया जाएगा, और उसके बाद डेड स्पेसिस को रिमूव किया जाएगा, टिश्यूज में टेंशन ना हो सर्जरी के दौरान, या आपकी डिसलोकेशंस ना हो। तो ये कुछ इसने सर्जरी करने के प्रिंसिपल्स बताए थे, जिसको प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहा जाता है। ये हेलिस्टेट, सर विलियम हेलिस्टेट इसका नाम था। तो ये कितने प्रिंसिपल्स थे, 8 नंबर आपने याद रखना, 8 नंबर में थे। ये हो गया। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, यहाँ तक ये सर्जरी के इंपॉर्टेंट थे। फिर आप हमारा आता है वेटरनरी एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ के कुछ क्वेश्चंस हैं, जो है ना ये भी देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, वेनरल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज इन फ्लॉक अकर्स थ्रू। वेनरल जो ट्रांसमिशन होती है ये फ्लॉक वगैरह में, पोल्ट्री के बर्ड्स में,
तो ये डिजीज कैसे फैलती है? इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू, सेक्सुअल इंटरेक्शन, डॉक्टर्स के थ्रू। तो यह आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक एमसीक्यू शायद कोई छूटा तो नहीं है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपने याद रखना है, ये मैंने वहां पे वो हो गया था। एब्जॉर्बल सुचर लूजेस द मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रेंथ विद इन, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से, कि एब्जॉर्बल जो सुचर मटेरियल होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ कितने दिन के बाद खो देते हैं? 14 डेज, 30 डेज, 60 डेज। तो आपने याद रखना है 60 डेज। करेक्ट ऑप्शन है 60 डेज, ये एमसीक्यू से आपने याद रखना है। एब्जॉर्बल टेम्पररी वाउंड सपोर्ट करते हैं, ठीक हो गया। वो ग्रेजुअली अपनी स्ट्रेंथ को खो देते। इसका जो टाइम लाइन है वो 6 to 8 वीक्स या 60 डेज हो गए। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है 60 डेज, जब भी ये क्वेश्चन आ जाए इसकी स्ट्रेंथ वगैरह पूछी जाएगी। अच्छा, ये वेंड्रल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जो डिजीज फैलती है उसको वेंड्रल ट्रांसमिशन कहा जाता है, ये आप सबको पता होगा वैसे भी। उसके बाद कौन सा एमसीक्यू है कि 3 नंबर, आईबी वायरस प्रेफरेबली इन्फेक्ट विच ऑर्गन्स? आईबी इन्फेक्शियस ब्रोनकाइटिस डिजीज है, काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, कोरोना वायरस से होती है। पोल्ट्रीज में वायरल प्रॉब्लम है ये डिजीज, जो है ना किस ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है? रिस्पायरेटरी, रिप्रोडक्टिव, सीएनएस एंड जीआईटी, हार्ट, लिवर। तो ये किसको करती है? रिस्पायरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, ये आपने याद रखें। तो यह भी क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट तो आपको कम से कम क्लियर होना चाहिए। इन्फेक्शियस ब्रोनकाइटिस जो है, ये दोनों रिस्पायरेटरी, जिसे कफिंग, स्नीजिंग या ब्रीथिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, और रिप्रोडक्टिव में एग की प्रोडक्शन कम हो जाती है, ये एमसीक्यूज में मैंने आईबी का बताया हुआ है। एग की क्वालिटी खराब हो जाती है, इनफर्टिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं, ठीक हो। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद एमसीक्यूज क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल जूनोटिक डिजीज ऑफ पोल्ट्री? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होगा, क्लियर होगा, बट रिवाइज करते हैं। आईबीडी, इन्फेक्शियस ब्रुसल गंबोरो डिजीज, एचपीएस, हाइड्रोपेरिकार्डियम सिंड्रोम, अंगारा डिजीज जिसको कहा जाता है, बर्ड फ्लू हो गया। तो कौन सा होता है बर्ड फ्लू, या जिसको एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। एवियन इन्फ्लुएंजा क्या होती है? ये जूनोटिक डिजीज होती है, मतलब ह्यूमंस, चिकन से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकती है, जो है ना। तो इसको ये आप सुनते भी हैं न्यूज़ वगैरह में बर्ड फ्लू के बारे में। तो बर्ड फ्लू होता है जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है, ये जूनोटिक डिजीज कहा की जाती है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? द ओकेशनल अकरेंस ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन स्काल, ये वर्ड आपने ओकेशनल याद रखना है। ठीक है, ओकेशनल वर्ड जब भी आ जाए उसको आप पूछ ले कि ये किससे कहा जाता है। ओकेशनल का मतलब होता है जो रेंडमली, कभी कभार अपीयर होती है डिजीज। तो ये एपिडेमोलॉजी की टर्मिनोलॉजी, उसे क्या कहा जाता है? एपिडेमिक, आउटब्रेक, पेंडेमिक, स्पोरोडिक। स्पोरोडिक वर्ड आपने वर्ड याद रखना है, ये जब भी आ जाए कि ओकेशनली अकरेंस या प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन, जो कभी कभार रेयर केसेस में प्रोड्यूस होती है पॉपुलेशन में कोई डिजीज, तो उसको कहा जाता है स्पोरोडिक डिजीज। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है। एपिडेमिक हम पढ़ चुके हैं, ये रैपिड जो केसेस किसी पॉपुलेशन में इंक्रीज होते हैं, लार्ज पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है। आउटब्रेक भी क्या होता है? डिजीज आउटब्रेक। सिमा एपिडेमिक से थोड़ा कम होता है बट केसेस थोड़े ज्यादा होते हैं आउटब्रेक में। पेंडेमिक जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड स्प्रीडिंग हो जाए किसी डिजीज की, जैसे कोविड 19 थी। उसको स्पोरोडिक क्या होता है? ओकेशनल या इरेगुलर डिजीज होती है, ठीक है, ये कभी कभार आ जाए। जैसे रेबीज होती है, कभी कभार रेंडमली अपीयर हो जाती है, तो ये क्या है? स्पोरोडिक डिजीज माना जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्थ्रोपोड वेक्टर बोर्न डिजीज इन चिकन्स? ये भी हम पढ़ चुके हैं, वेक्टर बोर्न डिजीज यहाँ से कोक्सीडोसिस, एवियन इन्फ्लुएंजा, स्पायरोकीटोसिस, सीआरडी। ठीक हो गया, तो ये कौन सी होती है जो आर्थ्रोपोड वेक्टर बोर्न डिजीज होती है? वो होती है जो टेक्स लाइस माइट से फैलती है, ये आपको बता चुका हूँ। बर्ड्स में स्पायरोकीटोसिस जो होती है, ये बोरिला एंसेरिना टेक होता है, वहां से आती है। सॉफ्ट टेक्स अर्गस, ठीक है, पेरेसिकस जो हमने पढ़ाया था, वेक्टर बोर्न डिजीज इसको कहा जाता है, स्पायरोकिटोसिस को। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि लास्ट क्वेश्चन यहां तक करते हैं, 1 मिनट बचा है, फिर कल करेंगे। सडन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन एवियन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, ये पोल्ट्री के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जो आपने याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। एवियन जो बर्ड्स की पॉपुलेशन होती है उसमें अगर सडन आउटब्रेक हो जाए किसी डिजीज का, तो उसको क्या कहा जाएगा? एपिडेमिक। एपिडेमिक जनरल टर्म है, ना कि ये स्पेशल बर्ड्स के लिए, ठीक है, ये आपने याद रखना है। पेंडेमिक तो ओवरऑल ये भी जनरल टर्म है, ये आपने याद रखना है। अपोरोनाइटेक्स जो होता है, अपोरोनाइटेक्स, ये बर्ड्स के लिए स्पेशली यूज किया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से। अपोरोनाइटेक्स क्या होता है? रैपिड इंक्रीज हो जाती है डिजीज इन एवियन पॉपुलेशन या बर्ड की पॉपुलेशन में, जो अचानक से डिजीज फैल जाती है, उसको एपोरोनोटिक्स कहा जाता है। सही हो गया। ये एपिडेमिक जो होता है ये सेम इस तरीके से होता है, बट एपिडेमिक जो होता है ये जर्नल टर्म है। ये कैटल के लिए भी यूज किया जाता है, हॉर्सेस के लिए भी, डिफरेंट जो एनिमल्स हैं स्मॉल लार्ज उनके लिए यूज किया जाता है एपिडेमिक। बट अपोरोनाइटिक्स जो होता है ये एवियन पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है, मतलब बर्ड्स के लिए स्पेशली इसको यूज किया जाता है। पेंडेमिक तो आपको पता है वर्ल्ड वाइड हो गया। स्पोरोटिक अभी बताया, ओकेशनल या इरेगुलर। और इपोरोनाइटिक्स जो होता है ये स्पेशली एवियन आउटब्रेक को कहा जाता है। और यहाँ तक करते हैं, क्लास यहाँ पे खत्म है हमारी, सेकंड क्लास नहीं होगी। डेली हम ये क्लास लेंगे ताकि हम जितने हो सके जल्दी एमसीक्यूज कर सकें।